हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 10 जो है वेक्टर अलजेब्रा, आज हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हम अच्छे से बुक को साथ में रखेंगे और फिर हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। डेफिनेशन यहाँ से भी हम रीड करेंगे, फिर यहाँ पे भी हम उसको शॉर्टकट में आपको बताएंगे कि उसको डेफिनेशन को कैसे आपको याद करना है। ठीक है, ये इसका ऐसे ये जो वीडियो बनाने के पीछे उद्देश्य यही है कि आपको ऐसे लगना चाहिए कि आप खुद उस क्वेश्चन को क्या कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो अपनी रफ नोटबुक में। ठीक है, तो बस ये उद्देश्य है हमारा, और इससे आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से होगा। आपको लगेगा आप खुद उसको सॉल्व कर रहे हो, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 12th के अंदर वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, देखो बुक के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको लिखी हुई है। ठीक है, तो इसलिए आप बुक का ये जो इंट्रोडक्शन है उसको आप अच्छे से देखें। इसके आगे जो भी आपको लिखा हो उसको आप अच्छे से रीड करें, इसमें काफ़ी आपके कॉन्सेप्ट तैयार होंगे। ठीक है, क्वेश्चन करना तो अलग बात है, उससे पहले हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा एकदम अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए। फिर आपको क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपको अच्छा लगेगा और बहुत ही ईजी लगेगा और आपको क्वेश्चन करने में मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर? तो एक वेक्टर चीज़ है क्या? तो आपने क्लास 11 के अंदर फिजिक्स जब आपने स्टार्ट की होगी तब आपके वेक्टर और स्केलर दो चीज़ें आपके सामने आई होगी, और इन दोनों के बीच में आपको हल्का सा डिफरेंस आपको पता होगा कि क्या इसके अंदर मेन डिफरेंस है। ठीक है, तो जो भी क्वांटिटी जो होती है वो दो टाइप की होती है। वो या तो वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्या होगी? वेक्टर। या वो क्वांटिटी क्या होगी? हमारी स्केलर होगी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये होता है जिसके अंदर हमारे पास क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, प्लस हमारे पास क्या हो, डायरेक्शन हो। मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो। स्केलर का मतलब ये होता है कि भैया उसके अंदर ओनली फॉर क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, यानी डायरेक्शन में उसके अंदर हमारे किसी टाइप की नीड नहीं है, तो वो हो जाएगा हमारा स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कैसी कौन सी चीज़ जो वेक्टर आप पहचान सकते हो। ठीक है, तो मैं दो एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मान लो फोर्स का। भाई आपको पहचानना है कि ये है या नहीं है, तो आप फोर्स लगाना अप्लाई करो। जैसे आपने ये बॉक्स लिया, अब मैंने आपको बोला है कि इसको यहाँ पर लेके आओ, इस ए पॉइंट पर लेके आओ। ठीक है, अब आपको पता है कि आप फोर्स यहाँ से ही लगाओगे तभी तो वो यहाँ पहुँचेगा डिस्प्लेस होके। अगर आपने फोर्स इस डायरेक्शन में लगा दिया तब वो ए पर नहीं पहुँच पाएगा, तो इसके सी पॉइंट पर आएगा। तो आप देखो कि आप फोर्स जो लगा रहे हो उसके लिए डायरेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। आपका जो मेन उद्देश्य है वहाँ पे इस बॉक्स को लेकर जाना, तो उसके लिए आपको डायरेक्शन का पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए फोर्स क्या है, जिसके अंदर डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब वो आप कितना फोर्स लगा रहे हो, 10 न्यूटन, 12 न्यूटन, जो भी आपको फोर्स लगाना वो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो फोर्स क्या हुई? तो फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। फोर्स क्या हो गई हमारे पास? एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ठीक है, वैसे ही हम एग्जांपल लेंगे, मान लो डिस्टेंस का। किसका एग्जांपल ले रहे हैं हम? डिस्टेंस का एग्जांपल ले रहे हैं। तो क्या था डिस्टेंस के एग्जांपल में, आप बताइए। आपके पास ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, आपको इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। अब चाहे आप इस डायरेक्शन से यहाँ नापो, चाहे यहाँ से यहाँ नापो, कोई फ़र्क पड़ने वाला है क्या? कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप ए से बी जाओ, बी से ए जाओ, ठीक है, डिस्टेंस तो आपकी उतनी रहेगी, कोई भी चेंज नहीं होगा। तो डिस्टेंस को नापने के लिए आपको डायरेक्शन ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारे पास कैसी क्वांटिटी है? तो डिस्टेंस हमारे पास हो गई स्केलर क्वांटिटी। तो आई होप कि वेक्टर और स्केलर में आपको क्या फ़र्क है वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज हम इसके अंदर वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, स्केलर के बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हम आज पढ़ेंगे, क्या आपका वेक्टर होता है। ठीक है, तो एकदम कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, मज़ा आ जाएगा। देखो भैया है क्या, वेक्टर में क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि आपके पास जो लाइन सेगमेंट होती है, क्या होती है? लाइन सेगमेंट, है ना। तो बताइए लाइन सेगमेंट क्या होती है? तो लाइन सेगमेंट क्या है भैया? ये आपकी एक लाइन है, ठीक है, ये आपकी राइट लाइन है ए और बी, है ना। ये आपके पास क्या एक लाइन है ए और बी। ये यहाँ से भी हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं और यहाँ से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं और इसको भी क्या कर सकते हैं, हम आगे बढ़ा सकते हैं। इसका मैंने एक टुकड़ा ले लिया छोटा सा, जिसकी लेंथ मेरे को पता है, तो उसको मैं क्या बोलूँगा? इसको मैं बोलूँगा लाइन सेगमेंट। क्या बोलूँगा? इसको मैं लाइन सेगमेंट बोलूँगा। ठीक है, तो वेक्टर क्या एक्चुअल में पता है आपको? वेक्टर क्या है? वेक्टर एक्चुअल में एक लाइन सेगमेंट ही है, लेकिन इस लाइन सेगमेंट की फिक्स डायरेक्शन कर दी हमने। जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, तो मुझे ए से बी जाना है। ठीक है, तो वेक्टर एक्चुअल में क्या है? तो वेक्टर है तो लाइन सेगमेंट। वेक्टर क्या भैया? वेक्टर है तो लाइन सेगमेंट ही है। वेक्टर क्या हमारे पास? तो वेक्टर हमारे पास लाइन सेगमेंट है, लेकिन वो लाइन सेगमेंट कैसी है? वो डायरेक्टेड है। कैसी है? डायरेक्टेड है।
डायरेक्टेड का मतलब समझ में आ गया, यानी उसकी एक फिक्स डायरेक्शन है। क्या है? फिक्स डायरेक्शन है, तो इसको हम बोलते हैं। तो वेक्टर हमारे पास हो गई डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। क्या हो गई? वेक्टर डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हो गई। ठीक है, जैसे मान लो ये पॉइंट हमारे पास ए है, ये पॉइंट हमारे पास बी है, मुझे ए से बी जाना है, तो इसको मैं कैसे डिनोट करूँगा? इसको मैं डिनोट करूँगा ए बी और उसके ऊपर क्या लगा दूंगा? एरो का साइन। तो ये बताता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है बी, और ये मेरे पास क्या होगी? एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हो गई। जहाँ से आप स्टार्ट करते हो, जहाँ से आप क्या करते हो, जहाँ से आप स्टार्ट करते हो उसको हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। तो ये मेरा क्या हो गया? इनिशियल पॉइंट हो गया। क्या हो गया? इनिशियल पॉइंट। जहाँ आप ख़त्म कर रहे हो फाइनल पॉइंट, मतलब इसको बोलेंगे हम टर्मिनल पॉइंट। इसको हम क्या बोलेंगे? टर्मिनल पॉइंट। तो जहाँ आप स्टार्ट कर रहे हो इनिशियल पॉइंट हो गया, जहाँ आपका ख़त्म हो रहा है वो आपका क्या हो गया? टर्मिनल पॉइंट हो गया। तो मेरे हिसाब से ये कहानी समझ आई होगी, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, अब इसके बीच की जो लेंथ है, इसके बीच की क्या है? जो लेंथ है उसको हम इसका मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसके बीच की जो लाइन है उसको हम मैग्नीट्यूड बोलेंगे। तो देखो आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि आप खुद क्वेश्चन को सॉल्व करोगे इसमें। ठीक है, अच्छे से देखो। अब ये ए बी हो गया मेरे पास, ये मेरे पास पॉइंट ए है, ये पॉइंट मेरे पास बी है। तो इस ए बी के बीच की जो लेंथ है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड। क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड। क्या बोलेंगे उसको हम? मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो बात आई समझ में कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो मैग्नीट्यूड मतलब क्या हुआ? ए बी के बीच की क्या होती है? ये लेंथ होती है। तो लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट क्या होती है? लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट क्या होती है हमारे पास? मैग्नीट्यूड होता है। इसको डिनोट करने का तरीका क्या? देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, तो ये ए से बी जा रहा है, तो इसको डिनोट करने का तरीका ये है। अगर मैं इसको सिंपल सा ए वेक्टर कह दूं तो मैं इसको ऐसे डिनोट करूँगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया? ये मेरे पास हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। ठीक है, अब इसके देखो डेफिनेशन कहाँ लिखी हुई है, ये देखो यहाँ लिखी हुई डेफिनेशन। अ क्वांटिटी दैट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। एक ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसको हम वेक्टर कहते हैं। नोटिस दैट डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज अ वेक्टर। जो भी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होती है वही वेक्टर होता है। क्या होता है? वेक्टर। डिनोटेड एज ए बी। कैसे डिनोट कर सकते हैं? ए बी, या उसको हम ऐसे सिंपली ए से भी डिनोट कर सकते हैं। द पॉइंट ए फ्रॉम वेयर द वेक्टर स्टार्ट। जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसको हम इनिशियल पॉइंट कहेंगे, और जहाँ ये एंड हो रहा है उसको टर्मिनल पॉइंट कहेंगे। डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट इसको हम मैग्नीट्यूड कहेंगे, मतलब जो उसकी लेंथ हो गई। ठीक है, तो उसको हम इस टाइप करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आई होगी। बड़ा सिंपल पे। अब हम पोजीशन वेक्टर कहेंगे, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो चलिए भैया आइए और हम देखते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो देखो इसके लिए मेरे को 3 एक्सिस, आप एक कमरे के अंदर सोचोगे भैया, एक कमरा है आपके पास, उस कमरे के अंदर आप देखो एक कॉर्नर है, वहाँ पे इसको ऐसे रख देते हैं ना, ये वाला। ठीक है, उसके अंदर क्या है? ये आपका एक कॉर्नर पकड़ो, एक ऐसे जाएगा, एक ऐसे जाएगा और एक नीचे की तरफ होगा। ठीक है, तो आप देखोगे इस पर 3 सरफेस होते हैं, तो ये 3 हमारे पास इसके अंदर एक्सिस होगी। तो हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो उसको यहाँ पे एक्स एक्सिस बोला गया है, यहाँ पे वाई, यहाँ पे जेड। आप चाहो तो इसको एक्स वाई जेड कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमने कोई एक पी पॉइंट ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया? एक पी पॉइंट ले लिया। तो इस पी की ओरिजिन से अगर हम डिस्टेंस की बात करें कितनी होगी, तो इस पी पॉइंट को हमने कोऑर्डिनेट मान लिया इसके एक्स वाई जेड, क्योंकि 3 एक्सिस है तो इसके 3 कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई जेड। ये ओरिजिन है तो ओरिजिन के पॉइंट होंगे 0 0 0। अब हम इसके बीच की डिस्टेंस अगर हम फाइंड आउट करें, यानी ओपी की वैल्यू हम फाइंड आउट करें, तो वो क्या होगी आप देखें। तो डिस्टेंस कौन लगेंगे? x माइनस 0 का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, वाई माइनस 0 का स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस ओपी को हम आर भी लिखेंगे, तो r इक्वल टू क्या हो गया? r इक्वल टू हो गया हमारे पास स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो गया मेरे पास r। तो देखो ये पोजीशन वेक्टर है। डायमेंशन राइट एंडेड राइट कोऑर्डिनेट हमने पढ़ा जिसके अंदर एक्स वाई जेड था। ठीक है, और मैग्नीट्यूड अगर हम इस ओपी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ये ओपी का क्या है? मैग्नीट्यूड ही तो है, इसका हमने निकाला तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आ गया। ठीक है, ओ के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ तक तो बात आपको समझ में आई होगी, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। चलते भैया अगला देखते हैं। अगला हमारे पास दे रखा है डायरेक्शन कोसाइन। से देखो क्या दे रखा है? डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन को देखेंगे। ठीक है, तो इसको मैं एक इजी तरीके से आपको समझा देता हूँ क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो उसको इस पेज पे समझते हैं डायरेक्शन कोसाइन को।
डायरेक्शन क्वेश्चन। देखो ये है x, ये है y और ये क्या है z, है ना। यहाँ पर हमने कोई p पॉइंट ले लिया, इस p पॉइंट का, ये p पॉइंट ले लिया, इस p पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे पास, इसके होंगे कोऑर्डिनेट x y और z, ये होंगे कोऑर्डिनेट x y z, ठीक है। अब इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए x एक्सिस से ये रही, ये परपेंडिकुलर होगा, ये पॉइंट नाम लो a दे दिया, और ये जो डिस्टेंस होगी वो हमारे पास x के इक्वल होगी, और ये हमारे पास क्या है r है। तो एक्चुअल में डायरेक्शन क्वेश्चन क्या है पता है, ये है कोसाइन ऑफ एंगल। अब कौन सा एंगल, एक तो एंगल बनाएगा ये जो लाइन है, एक तो बनाएगी ये जो लाइन है ना, ये लाइन एक तो बनाएगी x एक्सिस से, ये वाला एंगल, ये x एक्सिस से जितना भी एंगल बना रही है वो हमारा अल्फा हो गया, एक ये बनाएगी y से तो ये हमारे पास बीटा हो गया, और एक बनाएगी ये z से तो उस एंगल को हम गामा बोलेंगे। तो कोसाइन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा आर नॉन एज डायरेक्शन कोसाइन। इसको हम ऐसे लिखते हैं कोस अल्फा कोस बीटा एंड कोस गामा। कोस अल्फा को हम L से डिनोट करते हैं, इसको हम M से डिनोट करते हैं, और इसको हम N से डिनोट करते हैं। अब इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे उसका तरीका हम देख लेंगे। देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास मान लो कोई भी ये वेक्टर A है, वेक्टर A है, मान लो ये वेक्टर A है, इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे। देखो x की डायरेक्शन में हम I को डिनोट करते हैं, इसमें J से और इसमें करते हैं हम K से। तो x को हम ऐसे डिनोट करेंगे, x को हम A को हम ऐसे डिनोट करेंगे XI YJ प्लस ZK क्या, ठीक है। ये इसकी डायरेक्शन है XIJ जो। तो ये जो x y और z है इनको तो हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। क्या बोलते हैं उसको, इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो। एक्चुअल में x क्या पता ना, ओरिजिन से ये जो पॉइंट है इसके बीच की डिस्टेंस ये x है। y क्या है भैया, ये y है। अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे तो ये जो लेंथ है वो y है, ये परपेंडिकुलर डालोगे तो ये y है। यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर डालोगे तो ये जो लेंथ है ये जो लेंथ है वो हमारे पास z है। इनको तो हम बोलेंगे डायरेक्शन रेशियो। क्या बोलेंगे, डायरेक्शन रेशियो। अब हमें एक्चुअल में कोसाइन निकालना है, कोस अल्फा की वैल्यू निकालना है। तो देखो अल्फा मेरे पास क्या है, ये भी अल्फा है, इसको मैं ऐसे भी डिनोट करूँगा, ये भी मेरे पास अल्फा ही होगा, ठीक है। तो इसको हम छोड़ते हैं, इसको लेते हैं, ये हमारे पास अल्फा होगा। क्या होगा, अल्फा। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे अपन। देखो ये देखो, ये वाला ट्रायंगल बना रहा हूँ मैं, ये वाला ट्रायंगल। तो ये मेरे पास हो गया O, ये मेरे पास हो गया A, और ये मेरे पास हो गया पॉइंट P, ये वाला कुछ इस टाइप से। यहाँ पर आप ध्यान रखें ये 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर गिरेगा ना 90 डिग्री होगा। OP मेरे पास R है और OA मेरे पास X है, और ये एंगल मेरे पास है अल्फ़ा। तो अगर मैं यहाँ से कोस अल्फ़ा की वैल्यू निकालूँ तो आप बोलोगे कोस अल्फ़ा क्या होता है, कोस अल्फ़ा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे बेस कितना होगा। तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया, इसके लिए ये हाइपोटेनस हो गया और ये बेस हो गया। तो बेस मेरे पास हो गया x और हाइपोटेनस हो गया r। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो वो हो जाएगा r कोस अल्फ़ा। अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगा, वो r कोस अल्फ़ा होगा। होगी नहीं बात, मेरे साथ समझ आया। और कोस अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है तो उसको हम x अपॉन r से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कोस अल्फ़ा की वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूँ, तो उसको मैं निकाल सकता हूँ x अपॉन r, ध्यान रखना है ना, x अपॉन r। r क्या है पता ना, ये इसका मैग्नीट्यूड भी ले लो भले। इसको मैं निकालूंगा y अपॉन r से, और इसको मैं निकालूंगा z अपॉन r से, ठीक है। तो ये कोस अल्फ़ा, कोस बीटा और कोस गामा को निकालने के फॉर्मूले आ गए। तो वापस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से कि कोस अल्फ़ा जिसको हम L से डिनोट करते हैं, इसको निकालने का फॉर्मूला होगा x अपॉन r। ये हो गया कोस अल्फ़ा का, ठीक है। वैसे ही अगर मेरे को कोस बीटा निकालना है जिसको मैं M से डिनोट करूँगा, ये हो जाएगा y अपॉन r। फिर मैं निकालूंगा अपने कोस गामा जिसको n से डिनोट करेंगे तो वो हो जाएगा z अपॉन r, ठीक है। अब अगर मैं इन तीनों का स्क्वायर करके ऐड कर दूं, है ना, यानी l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कर दूं, तो आप देखो क्या आएगा। l मतलब x हो गया तो x का स्क्वायर अपॉन में r का स्क्वायर आएगा। यहाँ पे करेंगे तो आएगा y स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। यहाँ करेंगे तो आएगा z स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। r स्क्वायर अगर मैं इसमें एलसीएम ले लूँगा तो ऊपर मेरे पास आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। इसको मैं r स्क्वायर लिख सकता हूँ। आप देखिए पोजीशन वेक्टर जब हमने पढ़ा था, ठीक है, कहाँ पे गया, ये रहा पोजीशन वेक्टर हमने पढ़ा था। तो अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर करूँगा r स्क्वायर तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा और ये वैल्यू ये आ जाएगी।
तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड की स्क्वायर की जगह मैं आर स्क्वायर लिख सकता हूँ और नीचे भी आर स्क्वायर, ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो होता है 1 होता है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, ये वाली, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये दिमाग में रखना है आपने, ठीक है। आई होप बात आपको समझ में आई होगी। अब अगला हम देखते हैं, अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्या है हमारे पास? टाइप्स ऑफ वेक्टर। सबसे पहला हमारे पास टाइप है जीरो वेक्टर। देखते हैं जीरो वेक्टर क्या है। जीरो वेक्टर का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा पॉइंट जिसका इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है, वो जीरो वेक्टर है। यानी इसकी डायरेक्शन तो पता ही नहीं हमको कौन सी है, इस डायरेक्शन में इसमें कहीं पता नहीं। इसका इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट भी यही है, तो इसको डिनोट हम ऐसे करेंगे ए से, बी है तो बी से, सी है तो सी से, ये होता है जीरो वेक्टर, ठीक है। जीरो वेक्टर का मतलब समझ आ गया। एक तो इसकी डायरेक्शन है नहीं है, पता नहीं किस डायरेक्शन में। दूसरा इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट भी इसका यही है। तो देखो जीरो वेक्टर लिखा हुआ वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट को इनसाइड, मतलब एक ही पॉइंट पर है, इनिशियल पॉइंट भी और टर्मिनल पॉइंट भी, उसको हम क्या बोलेंगे? जीरो वेक्टर, जिसको इस टाइप से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अगला है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है? देखो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूनिट वेक्टर का है ना। आप देखो दिमाग में यूनिट वेक्टर को अच्छे से समझना कि यूनिट वेक्टर क्या है। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर ये कोई ए वेक्टर है जिसको मैंने ऐसे इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसमें से अगर मैं ये ए टुकड़ा लूँ, ये एक टुकड़ा लूँ, भाई ये 4 यूनिट का मान लिया हमने, पूरा वेक्टर कितना है 4 यूनिट का, उसमें से मैंने एक यूनिट का एक टुकड़ा लिया, तो ये जो है ना ये इस वाले वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगा। ये जो है वो इस वेक्टर का क्या होगा? यूनिट वेक्टर होगा। इस वेक्टर क्या होगा? यूनिट वेक्टर होगा। तो यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर है अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, यानी उसका मैग्नीट्यूड कैसा होता है? 1 होता है ना, तो ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो ये यूनिट हो गया। तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? यूनिट होता है, मतलब 1 होता है। किसकी डायरेक्शन में? इन डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। जो भी आपको वेक्टर दे रखा ना, उसकी वेक्टर के डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। यूनिट वेक्टर को हम ए कैप से डिनोट करेंगे। इसको निकालने का फॉर्मूला होगा वेक्टर ए लेना है और डिवाइडेड बाय करना है किससे? उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर देना है। वेक्टर ए लेंगे और उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, उससे हम डिवाइड कर लेंगे, तो हमारा यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। ओके, थर्ड हमारे पास है को इनिशियल वेक्टर। क्या है? को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या? देखो पहले यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड यूनिटी 1 यूनिट होता है इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर ए इज डिनोटेड बाय ए। जो भी गिवन वेक्टर है उसकी डायरेक्शन को हम ए कैप से पता लगा सकते हैं। को इनिशियल वेक्टर का मतलब हुआ कि जैसे ये वेक्टर को, ये ए वेक्टर है, ये कोई वेक्टर क्या है? बी है। अगर दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, दोनों का क्या हो? स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, यानी उसका इनिशियल पॉइंट सेम हो, तो उसको को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। इनिशियल पॉइंट सेम है, इसको क्या बोलते हैं हम? को इनिशियल वेक्टर कहेंगे। जिसका इनिशियल पॉइंट क्या होगा? सेम होगा, उसको हम बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। 2 और मोर वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। फिर एक को लीनियर वेक्टर्स। को लीनियर वेक्टर्स। अब को लीनियर वेक्टर्स क्या होते हैं? देखो एक वेक्टर है, मान लो ये है वेक्टर ए, एक वेक्टर मैंने ये ले लिया बी। अगर मैं एक गिवन लाइन के रेस्पेक्ट में, अगर ये दोनों पैरेलल है इसके, है ना, इस लाइन के ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, तो इन दोनों को हम बोलेंगे को लीनियर वेक्टर। क्या बोलेंगे? को लीनियर वेक्टर। अब इसमें ये चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी डायरेक्शन कैसी है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस ये बात ध्यान में रखनी, ये दोनों एक गिवन लाइन के क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए, तो वो को लीनियर वेक्टर्स हो जाएंगे, वरना नहीं होंगे। बात खत्म। बस देखो जैसे इसकी देखो मैग्नीट्यूड छोटा है, इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है इससे, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना डायरेक्शन से, ठीक है। अगर ए इधर है और बी इधर भी रहता तो भी इस गिवन की दोनों पैरेलल है,
गिवन लाइन के पैरेलल है तो उसको हम बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर। क्या बोल देंगे उसको? कोलिनियर वेक्टर हम बोल देंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बात आई समझ में, पैरेलल टू सेम लाइन है ना। कोलिनियर वेक्टर क्या हो गया? ये हो गया पैरेलल टू सेम लाइन, ठीक है। अगर एक ही लाइन के वो पैरेलल हो तो उसको हम क्या बोल देंगे? उसको हम कोलिनियर वेक्टर बोल देंगे। तो मेरे हिसाब से कोलिनियर वेक्टर की डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी, ठीक है। आगे कहाँ लिखे अपन? चलो इधर ही लिख देते हैं। 5 कौन सी? देखो, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर का मतलब क्या हुआ? जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होने चाहिए। दो वेक्टर लो, जैसे ये वेक्टर लिया मैंने ए, ये वेक्टर लिया मैंने बी, तो अब इन दोनों की डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए और इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होनी चाहिए, तो उसको हम इक्वल वेक्टर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम? इक्वल वेक्टर, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम, उसको हम क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसको हम इक्वल वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो इक्वल वेक्टर भी हो गया आपके पास। देखो, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हो रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगला है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो देखो इधर हम लिख देते हैं हम नेगेटिव ऑफ वेक्टर को, नेगेटिव ऑफ वेक्टर मतलब क्या हुआ कि अगर मैं दो मैग्नीट्यूड सेम मैग्नीट्यूड वाले अगर मैं दो वेक्टर ले लूँ लेकिन दोनों की डायरेक्शन अगर अलग अलग ले लूँ, दोनों की डायरेक्शन देखो मैग्नीट्यूड तो सेम है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम बट ऑपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या इनकी ऑपोजिट है, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? नेगेटिव वेक्टर। इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर। जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन क्या हो? अलग अलग हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे नेगेटिव वेक्टर। क्या बोलेंगे उसको? नेगेटिव वेक्टर उसको बोलेंगे, ठीक है। तो देखो, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज द सेम एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर बट डायरेक्शन इज ऑपोजिट। डायरेक्शन क्या उसकी ऑपोजिट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव वेक्टर, जिसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब रिमार्क क्या? देखो इसमें आता है फ्री वेक्टर्स। क्या आते हैं? फ्री वेक्टर्स। फ्री वेक्टर हम जो भी डील करेंगे वो सब फ्री वेक्टर से डील करेंगे। तो फ्री वेक्टर्स का मतलब हुआ कि एक वेक्टर है मान लो ए, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, और डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं है तो उसको हम कहीं भी क्या कर सकते हैं? इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं हो तो उसको हम कहीं से भी क्या कर सकते हैं? उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं ना। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर विदाउट चेंजिंग इस डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, तो उन वेक्टर्स को हम फ्री वेक्टर्स कहेंगे और हम इस चैप्टर के अंदर फ्री वेक्टर्स के साथ ही क्या करेंगे? डील करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 1.1 का। तो आई होप बात आपको समझ में आई होगी।